सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ये वीडियो बेहद यूजफुल और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 4 से लेकर और इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उन सबको देखने वाले हैं। यानी ये देखिए, सबसे पहले बता दें आपको, प्रश्नावली 4.3 की यह पार्ट 2 वाला वीडियो है। इसका पार्ट 1 वाला वीडियो हमने पहले ही ऑलरेडी बना रखा है। उस वीडियो में हमने बताया है कि इस प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, इन तीनों प्रश्नों को हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया है। यदि आपने इस प्रश्नावली के पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है, जाके फटाफट से उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये प्रश्नावली 4.3 का पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 से लेकर और प्रश्न नंबर कितना जितना जितना भी होगा उस सबको हम लोग क्या करेंगे, इस एक ही वीडियो में हम लोग पूरा डील करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि केवल आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपका इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो सभी इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। यदि आपकी वीडियो पसंद रहती है प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे मेहनत के लिए इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 तक ले तो हम लोग देख चुके हैं। जो पार्ट 1 वाला वीडियो उसमें प्रश्न नंबर 3 तक देख चुका है। अब यहाँ से 4 नंबर से हम लोग चालू करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला गया है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो उसकी उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोई व्यक्ति रहमान है, कह रहा है कि इसके 3 वर्ष पूर्व में जो आयु का व्युत्क्रम होगा और 5 वर्ष बाद में जो आयु का व्युत्क्रम होगा, उन दोनों का योग कितना दिया? 1/3 दिया है। तो उसका हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमें जो ज्ञात करना है उसके हिसाब से हम लोग इसको निकालेंगे। इससे आंसर लिखते हैं। देखिए, हमें ज्ञात करना है रहमान की वर्तमान आयु। हमें उनके वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना कि रहमान की वर्तमान आयु, इसको हम लोग x वर्ष मानेंगे। ठीक है, क्योंकि आयु है तो हमें वर्ष में मानना पड़ेगा, क्योंकि आयु जो होता है वर्ष में होता है। x आयु हमने मान लिया। अब आप बताइए कि किसी व्यक्ति की आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितना हो जाएगा? चलिए इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितना हो जाएगा? यानी 3 वर्ष घट जाएगा, तो 20 माइनस 3 यानी 17 होगा। उसी प्रकार रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उस 3 वर्ष पूर्व उसका आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 3। तो वही हमने लिखा है, इसलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 3 वर्ष। सिंपल है। अब यदि हम बात करें कि किसी व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो आप क्या कीजिएगा, 20 प्लस 5 कीजिएगा, यानी 25 हो जाएगा। उसी प्रकार रहमान के वर्तमान या आयु वाले x वर्ष है, अब 5 वर्ष बाद की बात कीजिए, पश्चात मतलब बाद हुआ, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 हो जाएगी। तो वही हमने लिखा है कि 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब हम प्रश्न लागू करेंगे, लिखेंगे। तो प्रश्न क्या क्या बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी इस आयु का व्युत्क्रम कह रहा है। उसके बाद 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम, यानी इस आयु का व्युत्क्रम, इन इसका व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम, इन दोनों की योग 1/3 दिया है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? किसी संख्या क्या होता है? बटा में चला जाता है। तो यदि इस आयु को हम लोग व्युत्क्रम करें तो क्या हो जाएगा? 1/x-3, कुछ इस प्रकार से। और इस आयु का हम व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा? 1/x+5। और इन दोनों का योग दे रहा है, तो इन दोनों के योग हम कितना दे रहा है? तो 1/3। देखिए, सिंपल जो इक्वेशन दिया था इसको इक्वेशन हम लोग ला दिए है। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे और इसका आंसर लाएंगे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है इन दोनों के एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लीजिए। ये हुआ हमारे x-3 x+5 दोनों गुना में हो जाएगा। x-3 से x-3 कट गया तो x+5 ऊपर, और x+5 से x+5 कट गया तो x-3 ऊपर हो गया। 1/3 इधर है तो उस तरह हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इस सब कोष्टक को हटाने वाला था। इधर x+5 प्लस x-3, इधर देखिए नीचे गुना हो रहा है। x में x गुना तो x स्क्वायर, -3 में x हुआ तो -3x, प्लस 5 में x हुआ तो प्लस 5x, प्लस 5 में -3 हुआ तो -15 इक्वल टू 1/3 इधर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एगो x मिल गया, 2 x हुआ। सिंपल। और 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, प्लस में 2। नीचे देखेंगे तो x स्क्वायर, और 5 गो x में से 3 गो x गया तो 2 गो x, -15 बराबर 1/3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया? तिर्यक गुना कराने का प्रयास किया है। तो इसमें इससे गुना होगा और एक में इससे गुना होगा। सबसे पहले एक में इससे गुना कर लेते, इधर बच के कितना? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस -15 हो जाएगा इधर। और जब 3 से इसमें गुना हुआ तो 3 दूना 6x, और 3 दूना 6 हो गया। सिंपल। अब ये जो इधर वाला देखिए, इक्वल साइन के इधर वाला पार्ट दिख रहा है दाएं साइड में, इसको इन दोनों को हम लोग इधर लाने वाले हैं। ये 6x प्लस में इधर आके माइनस में 6x हो जाएगा, प्लस में 6 है तो माइनस में 6 हो जाएगा। यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये हुआ का -6x।
ये हुआ माइनस थ्री इक्वल टू, इधर कितना बच गया, केवल जीरो बच गया है। अब इसको हम देखिए करते हैं, ये हुआ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो गो एक्स में से छह गो एक्स घट रहा है। जब कम में से ज्यादा घटता है तो माइनस में आता है, तो माइनस में चार एक्स हो गया। और माइनस पंद्रह माइनस छः कितना हो रहा है, जुट रहा है, तो माइनस कितना हो जाएगा, इक्कीस इक्वल टू जीरो। इसका हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण आ गया। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि घात दो है और ये दो घात में एक समीकरण यानी द्विघात समीकरण है। इससे हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से चलिए करते हैं। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को रखते हैं, इस फोर एक्स को तोड़ लेते हैं माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स में, ठीक है। और माइनस इक्कीस इक्वल टू जीरो। ये गुणनखंड है, यदि गुणनखंड निकालना आपको नहीं आता है तो इसके लिए हमने एक अलग से एक्स्ट्रा वीडियो बना रखा है, उसको जाकर देख लीजिए, आपको गुणनखंड भी निकालना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचा एक्स माइनस सेवन और इसमें से प्लस तीन कॉमन, तो इसमें भी एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिए, इस प्लस की इधर, अब प्लस की इधर, इधर भी एक्स माइनस सेवन है, इधर भी एक्स माइनस सेवन है, तो एक्स माइनस सेवन ही कॉमन ले लीजिए। इधर बचिए कितना, इसमें बचिए केवल एक्स, इसमें प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये दोनों जीरो के इक्वल है और गुना में है। देखिए ये इतना पार्ट और इतना पार्ट दोनों गुना में है और जीरो के इक्वल है, तो ये भी जीरो के इक्वल होगा, इतना पार्ट भी जीरो के इक्वल होगा। यदि हम इसको जीरो के इक्वल करें तो एक्स ये माइनस आता है, इधर प्लस सात हो जाएगा, और इसको जीरो के इक्वल तो प्लस मिला के इधर माइनस तीन हो जाएगा। एक्स बराबर दो माना है क्या, एक प्लस सात एक माइनस तीन है। क्योंकि अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि हमने एक्स क्या माना था, हमने एक्स माना था जो ये यहाँ पे क्या एक्स माना गया है, रहमान की वर्तमान आयु। क्योंकि एक्स क्या है, यहाँ पे आयु माना गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ एक्स क्या है, आयु है। एक्स को हमने आयु माना, यहाँ एक्स क्या है, आयु है। और अब बताइए, कभी भी आयु जो होगा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का आपने कहीं भी आपने पूछा होगा कि आपकी कितना उम्र हो रहा है, तो वो बताएगा 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष, इस पर बताएगा, वो कभी नहीं बताएगा आपको कि -5 वर्ष -10 वर्ष। जो एक्स क्या है, आयु है, तो आयु ऋणात्मक नहीं हो सकता, यही हमारा बताने का पर्पस है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा। तो एक्स फाइनली क्या मिला, हमारा सेवन मिल गया। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, तो रहमान की वर्तमान आयु हमने क्या माना था, एक्स वर्ष, ये कितना है, 7 वर्ष, इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। इसके नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है 5 नंबर, कह रहा है एक क्लास टेस्ट में सफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न, चलिए इसको समझते हैं। दो सब्जेक्ट है क्या, एक गणित है एक अंग्रेजी है, उन दोनों में हमें बताना है कितना कितना उसको मार्क्स मिला है। चलिए इसके लिए आंसर लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें मालूम नहीं तो मान लेंगे, माना कि गणित में प्राप्त अंक एक्स, मान लेंगे कि हमें गणित में एक्स, उसको जो सफाली है उसको गणित में एक्स अंक मिला है, ठीक है। और मान लें इसीलिए, अब सॉरी मानेंगे नहीं, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, देखिए गणित और अंग्रेजी दोनों में मिलाकर उसको 30 अंक मिल रहा है, ठीक है। यदि गणित में एक्स मिल गया तो अंग्रेजी में क्या होगा, 30 - 6 होगा, सिंपल है। चलिए इसको इस प्रकार से हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए शेफाली है, उसको 50 अंक पूरा मिलता है, ठीक है। दोनों में, गणित में और अंग्रेजी दोनों में मिलाकर 50 अंक मिला, ठीक है। आप बताइए, मान लीजिए यदि गणित में 20 अंक मिला तो अंग्रेजी में आप कितना बताइएगा, 50 में से 20 का 30 बताइएगा, नहीं, सिंपल है। तो उसी तरह हमने माना है कि माना कि गणित में प्राप्त अंक एक्स है, तो अंग्रेजी में प्राप्त कितना होगा, कुल में से एक्स घटा देंगे, 30 - x हो जाएगा, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न लागू करते हैं यहाँ पर। प्रश्न में बोला गया है गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में पहले तो x मिला है, अब 2 अधिक मिलेगा तो यानी x+2 हो जाएगा, सिंपल। और कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो देखिए अंग्रेजी में पहले से कितना है, 30 - x, अब 3 वो कम होगा तो 3 घट जाएगा, तो 30 - x -3 हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है x+2 इतना, और कह रहा है 3 अंक कम, तो 30 - x -3। और कह रहा है जब इस तरह हो रहा है तो उनके अंकों का गुणनफल, गुणनफल यानी दोनों में गुना कराइए, इनका गुणनफल कितना आ रहा है, 210, जो कि 210 के बराबर है। यही सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे x+2 इंटू 30 में से 3 हो गया 27 - x इक्वल टू 210, ठीक है। अब इसमें गुना कराते हैं। x में 27 से गुना होता 27 x में -x से गुना होता -x², +2 में 27 से हुआ तो 54, +2 में -2 से -2x इक्वल टू 210। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि यहाँ पर जो हमारा x² का गुणांक दिख रहा है वो क्या है, ऋणात्मक है। इसको हमको धनात्मक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस x² को इधर भेजना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो इतना पार्ट है इन सबको क्या करते हैं, इधर ही भेज देते हैं, ठीक है। 210 तो पहले से इधर प्लस में है, इन सबको हम लोग भेजने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये 210 था तो 210, इधर प्लस में 27 एक था, इधर आके -27 एक, प्लस माइनस में x² था, इधर में +x², 54 प्लस में था, इधर आके -54 एक, माइनस में 2x इधर प्लस में 2x, इधर कितना बच गया, 0 बच गया।
ये जितना था इस सबको हम लोग इधर भेज दिया है, तो जब भेजेंगे तो चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम पहले एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए, 2 गो एक्स में से 27 को एक्स घटा तो माइनस में 25x। अब यहाँ पर 210 में से 54 घटा तो 156 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर मैं गुणनखंड करता है सिंपल। तो एक्स स्क्वायर, इस 25x को हमने तोड़ लिया है 13x में और 12x में, प्लस 156 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो इसमें x माइनस 13 बचा, और इसमें से हम 12 कॉमन लेंगे -12 तो इसमें भी x माइनस 13 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, x माइनस 13 ही कॉमन लेते हैं, क्योंकि इधर भी x माइनस 13 है, इधर भी x माइनस 13 है, x माइनस 13 कॉमन लिए, इसमें हमारा केवल x बचा और इसमें केवल -12 बच गया, इतना इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, ये दोनों क्या है, गुना में है, और दोनों क्या है, 0 के इक्वल है। तो इतना भी 0 के इक्वल होगा और इतना भी 0 के इक्वल होगा। तो x का हमें 2 मान मिलेगा, एक तो x बराबर 13 आएगा, क्योंकि माइनस में तो प्लस 13 हो जाएगा, और 12 है तो प्लस 12 हो जाएगा। तो x के हमें 2 मान फाइंड आया है। ठीक है, इसका 2 मान आएगा। अब इसके लिए हम लिखेंगे, यदि x बराबर 13 हो, कंडीशन इस पर लागू करेंगे, जब x बराबर हमारा 13 हो तो गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, x। हमने कितना माना था, x, तो ये कितना है 13। अब अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 30 माइनस x, तो 30 तो रहेगा ही, और x घटा देंगे कितना, 13, तो 30 माइनस 13 यानी 17। तो एक आंसर हमारा होगा 13 और 17। दूसरा आंसर हमारा बन सकता है, यदि x बराबर 12 हो, अभी इसको लेते हैं हम, तो गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, x बराबर 12, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना, 30 माइनस x, यानी 30 माइनस 12 बराबर 18। तो इसको आपको एनसीईआरटी किताब में जब देखिएगा, इसके आंसर तो दिया होगा 13, 17, 12, 18 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हुआ इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ अभी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर प्रश्न में। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाई क्या है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब आयताकार खेत की बात चल रही है तो हमें एक आयत तो जरूर बनाना पड़ेगा। चलिए इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। चित्र यहाँ पे देखिए, हमने आयताकार क्षेत्र बना लिया। ठीक है, और आयताकार खेत में हमें विकर्ण का बात चल रहा है, तो एक विकर्ण में हमने खींच लिया। एसी क्या है, इसमें विकर्ण है। अब चलिए कुछ मानते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हमें छोटी भुजा पहले मालूम होना चाहिए, तब ना जाकर हम उसका विकर्ण निकाल सकते हैं। तो छोटी भुजा को हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो देखिए, ये हुआ हमारा आयत में, ये बड़ी भुजा, ये जो बड़ा वाला रहता है उसको बड़ी भुजा कहते हैं, ये जो छोटी होती है उसे छोटी भुजा कहते हैं। तो इसको हम लोग एक्स मीटर मानते हैं। ठीक है, अब बोला गया प्रश्न में कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा एक्स है, तो इससे 60 मीटर अधिक कितना होगा, एक्स प्लस 60। तो इसका विकर्ण जो होगा कितना होगा, एक्स प्लस 60 हो जाएगा, सिंपल। यही ना विकर्ण, एक्स प्लस 60। और बोला गया यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अब बड़ी भुजा क्या बोला गया, जो ये बड़ा वाला भुजा है, ये जो हमारा नीचे 12 वाला भुजा है, यह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा एक्स, इससे 30 मीटर अधिक कितना हो, एक्स प्लस 30 हो जाएगा, सिंपल एक्स प्लस 30 हो गया। तो जितना काम हमने यहाँ पे किया है वही काम हम यहाँ पे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे इसका हम। माना कि एबीसीडी एक आयताकार खेत है, क्योंकि आयताकार खेत मानना है, खेत है जिसमें छोटी भुजा क्या है, ए बी है। इसमें हमने माना है कि छोटी भुजा ए बी कितना माना है, एक्स मीटर। तो विकर्ण हमारा, इसलिए विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण प्रश्न के अनुसार कह रहा है 60 मीटर अधिक, तो एक्स प्लस 60 हो जाएगा। और बड़ी भुजा भी प्रश्न के अनुसार कह रहा है 30 मीटर अधिक, तो एक्स प्लस 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो इस बड़े वाले आयत में यदि हम विकर्ण जब खींचते हैं तो ये आयत दो समकोण त्रिभुज में बढ़ता है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी और एक समकोण त्रिभुज ए डी सी। तो हमें इस त्रिभुज में लेकर चलना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखेंगे हम, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ये कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या लगा होगा कि दो छोटी भुजा के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो वही लिखेंगे हम, तो दो छोटी भुजा कौन हुआ, ए बी के स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर, ये दोनों किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब यहाँ से इस मान को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, कह रहा है ए बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, और बीसी का स्क्वायर यानी बीसी क्या पे, यहाँ पे एक्स प्लस 30 इसका स्क्वायर, और एसी कितना, एक्स प्लस 7 एसी का स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर तोड़ते हैं, ये हुआ एक्स स्क्वायर, ये हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और 2ab यानी 360 है, और बी का स्क्वायर यानी 3 यानी 9 है, 900 हो गया। इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर और 2ab यानी 60 दूना 120 है, प्लस 66 3600 हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इधर भी प्लस में एक एक्स स्क्वायर दिख रहा है और इधर भी प्लस में एक एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर को कटा सकते हैं। तो इधर एक एक्स स्क्वायर बच गया और 60 एक्स प्लस 900, इधर से खत्म हो गया एक्स स्क्वायर, तो 120 एक्स प्लस 3600, सिंपल। ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इक्वल साइन के दाहिने वाले ये दो पार्ट दिख रहा है, इसको हम इधर भेजते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये प्लस में 120 इधर आके माइनस 120, प्लस में 3600 इधर आके माइनस 3600 इक्वल टू 0। यहाँ पे करते हैं, ये हुआ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 60 को एक्स में से 120 को एक्स घट रहा है तो 60x बचा, सिंपल। और यहाँ पर 900 में से 3600 घटेगा तो माइनस 2700 इक्वल टू 0, सिंपल है। यहाँ सब इसको गुणनखंड करना है तो करते हैं। ये वो एक्स स्क्वायर, इस 60x को देखिए हमने दो भाग में तोड़ा है, माइनस में 90x प्लस में 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में से हम x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x बचा, ये हुआ x, ये हुआ माइनस 90, इसमें से 30 कॉमन लेते हैं x, ये भी माइनस 90 इक्वल टू 0। देखते हैं तो इसके प्लस के इधर भी x माइनस 90 है, प्लस के इधर भी x माइनस 90 है, तो x माइनस 90 ही कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें केवल हमारा x बच गया, इसमें प्लस 30 इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल है और दोनों गुना में भी है, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल हुआ तो माइनस 90 इधर आके प्लस 90, और ये 0 के इक्वल हुआ तो प्लस 30 इधर आके माइनस 30 हो जाएगा। यानी x का दो मान फाइंड आउट हुआ, एक 90 और एक माइनस 30 आया। अब हमने ध्यान देने बात यह है कि हमने x क्या माना था, x हमने माना था छोटी भुजा की लंबाई। देखिए छोटी भुजा का हमने माना था x, तो जो छोटी भुजा की लंबाई होगा वो हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो हमें एक ऋणात्मक माने ये नहीं होगा, वही हमने लिखा है यहाँ x भुजा की लंबाई है, तो जब भी हम आयत की भुजा की लंबाई होगा क्या होगा, धनात्मक होगा, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए x डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। तो x हमारा किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। तो हम फाइनली हमें क्या ज्ञात करना था, अंतिम में हमने पूछा था खेत की भुजाएं ज्ञात करें, तो खेत की कौन कौन भुजाएं हुआ, एक लंबाई एक चौड़ाई। सबसे पहले छोटी भुजा पाते हैं, छोटी भुजा हमने ये भी माना था, जो कि क्या माना था, x मीटर, यहाँ पर x मीटर, जो कि कितना निकल के आया है, 90 मीटर, यहाँ पर दिख रहा है आपको। और बड़ी भुजा हमने क्या माना था, BC, जो कि कितना है, x प्लस 30 मीटर। तो x का मान यहाँ पर रखिए, तो ये हुआ 90 प्लस 30 मिलकर कितना हुआ, 120 मीटर। तो हमें भुजाएं ज्ञात करनी थी, जो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट में। अब यहाँ पे देखते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आ गया है, ठीक है। लिखा गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा प्रश्न है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो देखिए दो संख्याएं है, तो दो संख्या में यहाँ पर दे दिया है छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या में मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, माना कि बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, जो बड़ी संख्या उसे x मान लेते हैं, और तो छोटी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, y मान लेते हैं, सिंपल, ठीक है। अब कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखिए जब भी हम अंतर की बात करें, देखिए योगफल का जब भी बात चलता है तो कोई झंझट नहीं होता है, पर जब अंतर की बात चलता है तो एक बात हमें ध्यान रखना होता है कि बड़ा में से छोटा कराने पर अंतर आता है, ठीक है। तो बड़ी संख्या के वर्ग करेंगे और छोटी संख्या का वर्ग करेंगे और दोनों को घटाएंगे, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग घटाएंगे तब जाके 180 दे रहा है हमको, ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो अंतर कब आता है कि 12 में से छोटा घटाने पर। तो सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, देखेंगे तो प्रश्न से इस संख्या का वर्ग और इस संख्या का, इन दोनों संख्या के वर्गों का अंतर दे रहा है, तो अंतर कितना दे रहा है, 180, तो ये इतना हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे पुनः प्रश्न से। प्रश्न में एक बात और बोली गई है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या कौन है, y, इस संख्या का वर्ग यानी y का स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या यह हुआ, इसका 8 गुना यानी 8x, तो y स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, सिंपल। अब क्या करते हैं, इस y स्क्वायर के मान को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो लिखेंगे हम y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, x स्क्वायर और माइनस में y स्क्वायर आ गया, तो y स्क्वायर की जगह पर हम रख देंगे अब 8x, ये मान इसमें पुट कर दिए, ये 8x इक्वल टू 180 हो गया। इस 180 को हम इधर भेजेंगे, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम गुणनखंड तोड़ेंगे, तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर, इस 8x को हमने तोड़ा है 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अब x कॉमन लेते, इसमें x, इसमें माइनस 18 बचा, प्लस 10, इसमें x माइनस 18 बराबर 0 हो गया। इधर भी x माइनस 18, इधर भी x माइनस 18, तो x माइनस 18 कॉमन लीजिए, तो इधर x बच गया, इधर प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये दोनों 0 के इक्वल है और गुना में है, तो ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, इसको 0 कीजिए, ये हुआ माइनस 18, इधर आके प्लस 18, इसको 0 कीजिए तो ये प्लस 10, इधर आके माइनस 10 हो गया। एक्स का दो मान निकला, एक 18 एक माइनस 10, क्योंकि एक्स हमने क्या माना था, बड़ी संख्या, तो इन दोनों में देखेंगे हम बड़ी संख्या कौन है, तो सिंपल सी बात है 18 जो है माइनस 10 से बड़ा है, तो एक्स का जो माइनस 10 मान है ये इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक्स माना था बड़ी संख्या। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंपल आपको साफ साफ दिख रहा है एक्स क्या है, बड़ी संख्या है,
तो x को यदि हम -10 मान लेते हैं तो ये तो छोटी हो गया, तो सिंपल गलती हो जाएगा। तो x क्या है -10 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ x जो है बड़ी संख्या है तो बड़ा वाला इसमें से लेना पड़ेगा, इन दोनों में से हमें बड़ा लेना पड़ेगा, तो 12 18 है, इसलिए लिखेंगे हम x इज नॉट इक्वल टू -10। x का मतलब क्या हो जाएगा 18, यानी x का मान 18 मिला है। इस x के मान को हम फिर समीकरण 1 में रखकर y के मान निकालेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से यहाँ पर ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। इस x के मान को 18 यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा कितना 18 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 180। अब क्या करते हैं हम, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, इस 180 को इधर भेजिए, ये वाई स्क्वायर माइनस में उधर भेज के प्लस कर दीजिए। ये हुआ 324 माइनस 180 बराबर वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, और देखिए ये दोबारा लिखा गया, कोई बात नहीं है, वाई स्क्वायर बराबर इतना हो गया। तो वाई स्क्वायर बराबर हमारा कितना है, इसमें से 180 रहते 144 आया। तो वाई का मान जब आप निकालिएगा तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर प्लस माइनस रूट चला, तो 144 का वर्गमूल होता है 12, तो प्लस माइनस 12 आ गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान देना बात है कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः बड़ी संख्या हमने माना था x जो कि कितना आया था 18, और छोटी संख्या माना था हमने y जो कि कितना निकल के आया प्लस माइनस 12। तो आपको इसका जो एनसीईआरटी में आप जाइएगा आंसर, तो उसका आंसर आया होगा 18, एक पे प्लस 12 लिया होगा, और एक पे 18 एक पे माइनस 12 लिया होगा। ठीक है, जो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हुआ। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा रेलगाड़ी से संबंधित एक प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो उससे पहले मानना पड़ेगा, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और कुल दूरी दिया है हमें 360 किलोमीटर, कुल दूरी 360 किलोमीटर। तो हम समय निकाल सकते हैं। देखिए जब चाल मालूम हो, दूरी मालूम हो, तो समय आराम से निकाल सकता है। एक समय का फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। ये फॉर्मूला आपको बहुत पहले पढ़ाया जा चुका होगा, आपको 8वां या बहुत बहुत पहले आपको ये फॉर्मूला मालूम हो चुका होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में हम इसको मान को पुट करेंगे, तो समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा फाइनली, दूरी हो गया हमारा 360 और चाल हो गया हमारा x, इतना हो गया। इसको यहीं पर छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे में प्रश्न बोला गया है चाल 5 किलोमीटर अधिक होता, यानी चाल को बढ़ाया जा रहा है, 5 किलोमीटर अधिक बढ़ाया जा रहा है। तो वही लिखे हमने, रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने के बाद, जब 5 किलोमीटर जब चाल बढ़ जाएगा तो रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगी, पहले तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, जब 5 किलोमीटर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी तो वही रह रहा है, कह रहा है उसी यात्रा को, यानी दूरी वही है, तो कुल दूरी इसमें भी क्या है 360। तो यहाँ पे भी हम समय निकाल सकते हैं। समय हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, इस मान को रखिए, तो हमारा दूरी हो जाएगा 360। अब चाल हमारा हो गया x प्लस 5, x प्लस 5 हो गया। अब हम ध्यान देंगे तो प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पर हम, तो प्रश्न से क्या बोला गया है, यदि चाल जब बढ़ाया जा रहा है तो उसी यात्रा को क्या कर रहा है, 1 घंटा कम समय ले रहा है। यानी पहले हमारा इतना समय लग रहा था, अब अब जब चाल बढ़ गया है तो यह जो समय लग रहा है इससे 1 घंटा कम लग रहा है। यानी पहले जितना समय लगता था, पहले इतना समय लग रहा था, जब चाल बढ़ गया है तब इससे 1 घंटा कम लग रहा है। यानी यह समय इस समय से 1 घंटा कम लग रहा है। यही कहना चाह रहा है प्रश्न में, बोला गया है प्रश्न में, जब चाल जो है 5 किलोमीटर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो जो पहले इतना समय लगता था अब इससे 1 घंटा कम लगेगा, तो इतना माइनस 1 घंटा, यह जो समय है इस समय से 1 घंटा कम लग रहा है, यही प्रश्न में बोला गया। ठीक है, अब हम करते क्या है, देखिए इस माइनस को क्या करते हैं, इधर भेजेंगे और इस वाले पार्ट को इधर भेजेंगे, यह आकर इधर माइनस में हो जाएगा और ये जो है इधर आकर प्लस में हो जाएगा। यानी 360 बटे x तो उसी तरह रहेगा, ये इधर माइनस प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, और एक माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया, सिंपल। ठीक है, इसी को हम इधर उधर किए हैं। एक बार और समझाते हैं। देखिए ये तो प्लस में था तो प्लस में है, सिंपल। ये था इधर प्लस में, तो ये इधर आकर माइनस में हो गया है, समझिए इस तरह। ठीक है, और ये तो माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया। ठीक है, इन दोनों का आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये होगा x, ये दोनों गुना हो जाएगा, x कट गया तो x इससे गुना हो जाएगा, और x प्लस 5 से कट गया तो 360 में 360 x बराबर एक हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें गुणा कराते हैं। ये हुआ 360 x प्लस 360 500 हुआ तो 1800, और माइनस 360 x नीचे गुना कराई थी x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 360 x प्लस में 360 x माइनस ये भी कट गया, ऊपर केवल 18 x, नीचे बचा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। इसके नीचे एक मान कर तिरिया गुना कराते हैं, तो इसमें जब एक से गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस 5x, और इधर 18 में x में 100 तो 1800 हो गया। इसका क्या करते हैं, 1800 की इधर भेजते हैं,
ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये हुआ हमारा इक्वेशन आ गया, इसको गुणनखंड करेंगे और एक्स का फाइंड आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो हमारा इक्वेशन मिला था इतना, इसी इक्वेशन को हमको क्या करना है, हल करना है। पहले गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर, इस 5x को हम दो भाग में तोड़े, प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिए तो इसमें बचा x प्लस 45, इसमें से माइनस 40 कॉमन लिए तो इसमें बचा x प्लस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर भी x प्लस 45, इधर भी x प्लस 45, x प्लस 45 से कॉमन, इसमें बचा x, इसमें माइनस 40, दोनों जीरो के इक्वल है और गुना में है, ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल। ये प्लस में 45 इधर के माइनस में 45, ये माइनस में 40 इधर के प्लस में 40 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, एक्स का दो मान फाइंड आउट हुआ है। अब याद कीजिए हमने एक्स क्या माना था, तो आपको याद होगा एक्स हमने रेलगाड़ी की चाल माना था, और जो रेलगाड़ी की चाल है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कोई भी जब कोई भी रेलगाड़ी होगी और -5 किलोमीटर या -45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से थोड़ी ना चलेगी, या तो 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, यानी हमेशा धनात्मक चाल से चलेगी। तो वही हम लिखेंगे यहाँ एक्स क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। जो एक्स होगा -45 के इक्वल नहीं होगा, एक्स क्या किसके इक्वल होगा, 40 का होगा, तो एक्स इक्वल टू 40 हो गया। अतः रेलगाड़ी की चाल हमने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि कितना आया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ इसका राइट आंसर। तो चलते इसके नेक्स्ट में। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में बोला गया है, नल और हौज से संबंधित यह प्रश्न है। ठीक है, ये बहुत बच्चों को भारी लगता है, ठीक है, पर मैंने इसको बहुत ही आसान करने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। दो पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अब इसलिए बात है कि जो बड़ा नल होगा वह छोटा जो नल भर रहा है, जो छोटा नल है वह पानी को तो धीरे धीरे भरेगा, और जो बड़ा नल है वह थोड़ा तेजी में भर देगा। ज्यादा पानी गिरे तो जल्दी में भरेगा नहीं। तो वही बोला गया कि बड़ा व्यास वाला जो नल है ना, वो छोटे व्यास वाले से 10 घंटा पहले भर दे रहा है, यानी 10 घंटा कम समय लगा रहा है। तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो बताना है कि दोनों जो बड़ा छोटा नल है वो अलग अलग भरेगा तो कितना देर में भरेगा। ठीक है, तो इसको चलिए समझते हैं। लिखेंगे हम दो नल है तो लिखेंगे इस प्रकार से, माना कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x घंटा। मान लेंगे जो छोटा जो नल है वो उस हौज को x घंटा में भर रहा है, और इसीलिए जब यह x घंटा में भर रहा है तो प्रश्न में बोला गया था कि छोटे व्यास से 10 घंटा कम ले रहा है बड़ा व्यास वाला। तो वही हम लिखेंगे बड़े व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में कितना लगेगा, x माइनस 10। इसमें लग रहा है x घंटा और इससे 10 घंटा कम लग रहा है, तो यानी x माइनस 10 घंटा, सिंपल। अब ये बताइए, ये x घंटा में एक एक हौज भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरा है उसका 1/x भरेगा। वही हम लिखे छोटे व्यास वाला नल द्वारा 1 घंटे में भरेगा कितना 1/x। x घंटा में एक नल हौज भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना होगा 1/x। x माइनस 10 घंटा में एक भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना होगा 1/x माइनस 10। तो देखेंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/x। ठीक है, इसमें भाग याद करना है, भाग निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बात है। अब हम बात करेंगे तो प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला गया है, दोनों एक साथ भरे तो कितना घंटे में 9.3/8 घंटे में भर दे रहा है। लिखेंगे दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, दोनों मिलकर कितना समय लगा रहा है 9.3/8। इसको पूर्णांक तोड़िए तो 9/72 3 75/8 घंटा, यानी इतना घंटा लगा रहा है। देखिए इतना घंटा में दोनों एक हौज को भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1 इतना हो जाएगा। वही लिखे हम दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/75/8। तो 8 चल गया ऊपर, 75 रह गया नीचे, 8/75 रह गया। ठीक है, सिंपल। अब देखिए इसमें भी भाग का बात चल रहा है, और तो इसमें भी हमें भाग वाला लेना पड़ेगा। देखिए क्योंकि दोनों नल है, तो देखिए ये नल वाला भाग और ये नल वाला भाग, ये दोनों मिलाकर 8/75 भर रहा है। ठीक है, तो यानी ये 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75, सिंपल। ठीक है, इस इक्वेशन को हमको हल करना है और x का मान आ जाएगा हमारा। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार से था, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिए, ये हुआ x गुने x माइनस 10, तो x x कटा तो x हो गया, x से x जब कट गया तो ये हुआ x माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ, पहला x माइनस 10 होना चाहिए और उसके बाद में प्लस में x होना चाहिए। ठीक है, यह पहले रहेगा, यह बाद में होगा, कोई बात नहीं है। और 8/75 हो गया। देखिए ये हुआ x, एक हुआ x, दो हुआ x माइनस 10, इधर हो गया x स्क्वायर माइनस 10 में x हुआ 10 x पर 8/75। अब हम तिर्यक गुना कराने वाले हैं, 8 में इससे गुना कराते हैं और 75 में इससे गुना कराते हैं। ये हुआ 8 में एक्स स्क्वायर 8 दाएं का 80x, इधर गुना कराइए तो 75 दूना 150x और 75 दाएं के माइनस 750। इन दोनों पार्ट को हम इधर भेजेंगे। ये हुआ 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये प्लस में है इधर माइनस 150x, ये माइनस में है तो इधर प्लस में 750 बराबर 0। ठीक है, ये हुआ हमारा 8x स्क्वायर, और देखिए 150x और 80x को जोड़िएगा तो 15 8 कितना 23 होता है 230x हो जाएगा।
ये दोनों माइनस में जुट रहा है। अब प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें देखिए इसमें हम गुना कराएंगे तो इसका गुणनखंड करना, तो गुणनखंड को इस बार तोड़ लेंगे। या एक बात और इसमें कर सकते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। देख सकते हैं आप ध्यान से, इसमें से 2 कॉमन हो सकता है। जब इसमें से 2 कॉमन हुआ तो 4, इसमें 4x स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन तो इसका आधा 115 हो गया, इसमें से 2 की थी इसका आगे 375, 2 इधर आके भाग लाके 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर, इस 115x को हमने लिखा है 100x माइनस 15x में तोड़ लिया, प्लस 375 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इन दोनों में से हम 4x कॉमन ले सकते हैं, लिखेंगे 4x, इसमें बचा x, इसमें माइनस 25, इन दोनों में से हम 15 कॉमन लेंगे तो इसमें बचा x, इसमें बचा 25। गुणनखंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है कि यहाँ पर जो हमारे कोष्ठ में आएगा ना वही यहाँ पर आएगा। यदि इस तरह हो रहा है तो समझिए आपका गुणनखंड सही जा रहा है। अब क्या कीजिए आप, इधर भी x माइनस 25 है, इधर भी x माइनस 25, x माइनस 25 से कॉमन ले लीजिए, इसमें बचा 4x, इसमें माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए चूंकि दोनों x के सॉरी दोनों गुना में है और 0 की इक्वल है, तो ये भी 0 की इक्वल, ये भी 0 की इक्वल, इतना को 0 की इक्वल कीजिए तो ये माइनस 15 माइनस 25 इधर आएगा प्लस 25, और इसको 0 की इक्वल कीजिए तो ये माइनस 15 इधर में आकर प्लस 15, 4 गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा। यानी x का 2 माना, एक तो 25, एक 15/4 आया। अब हम जानते हैं हमने x क्या माना था, याद कीजिए, यहाँ पर हमने माना था x क्या है, समय है। समय जो हमने x घंटा में माना था, x क्या था, समय था। और समय जो होगा कभी क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो वही हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 15/4, x मतलब क्या आएगा 25 मिला है, यहाँ पर 25 मिलेगा, वही हम यहाँ पे एक भाषा लिख देंगे। तो इसलिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय हमने माना था x घंटा, जो कि आया है 25 घंटा, और बड़े व्यास वाले नल को भरने में लगा समय x माइनस 10 घंटा, तो x पे 25 माइनस 10 घंटा बराबर 15 घंटा। ये हमें एक 25 आया, एक 15 आया, ये राइट आंसर। आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज हमारे मेहनत के लिए इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये भी, ये देखिए दूरी यात्रा से ये भी संबंधित प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। मैसूर और मैंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशन पर ठहरने के समय ध्यान में लिया जाए, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करिए। दो रेलगाड़ी की बात चल रही है, एक तो एक्सप्रेस है जो तेज चलती है और एक सवारी है, ठीक है। तो इन दोनों का हमें औसत चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। सवारी गाड़ी की हम पहले क्यों माने हैं, इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बोला गया कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 मीटर अधिक है। तो सवारी गाड़ी के मालूम होगा तब हम एक्सप्रेस को निकालेंगे। तो हमने मान लिया है कि माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब सवारी गाड़ी का मालूम चल गया तो प्रश्न बोला गया है इस सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, यहाँ पे बोला गया है। तो इसलिए हमारा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी, x प्लस 11, इससे 11 किलोमीटर अधिक है यानी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सिंपल सा है। अब हम लिखेंगे, अब 132 किलोमीटर यात्रा करने में सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय। तो देखिए जब सवारी गाड़ी 132 किलोमीटर यात्रा करेगी तो उसे कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी तो हमारा दिया है 132, प्रश्न में 132, और सवारी गाड़ी की चाल कितना है, x लिख दिए। उसी प्रकार तथा 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, अब एक्सप्रेस द्वारा कितना समय लगेगा ये देखते हैं। इसके लिए भी दूरी बटा 4 होगा, तो दूरी तो 132 ही है और 4 बदल के कितना हो गया, x प्लस 11, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, तो प्रश्न में ये बोला गया है कि जब इसकी चाल 11 किलोमीटर अधिक हो रहा है तो यह 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो पहले समय हमारा लग रहा है इतना, अब समय कितना लगेगा, इससे 1 घंटा कम लगेगा। यानी यह जो समय है इस समय से 1 घंटा कम लगेगा, यानी यह समय इस समय से 1 घंटा कम लगेगा। कह रहा है जब चाल जब बढ़ जा रहा है तो यह समय इस समय से 1 घंटा कम लग रहा है। तो यह समय देखिए इस समय से 1 घंटा कम लिखेगा कि नहीं। अब क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को इधर भेजते हैं, इस -1 को इधर भेजते हैं। 132 बटे x, देखिए ये प्लस में था तो प्लस का प्लस में है, यहाँ पर समझिए इस प्रकार, ठीक है। और ये प्लस में था, अब ये इधर आकर इक्वल की इधर माइनस में हो गया है, और ये माइनस में 1 था इक्वल की इधर आके प्लस में 1 हो गया है, सिंपल, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट पर समझते हैं, इसको केवल कैलकुलेशन करना आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम क्या किए, उसका दोनों का एलसीएम ले लिया है। तो x गुना में हो गया, और जब x कट जाए तो 132 में इससे गुना हो जाएगा, और इसमें 111 कर दे तो इसमें 132 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बच गया है।
अब इसमें गुना कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 132x प्लस 11 में से गुना करें 1452 हमारे तो 132 है, नीचे गुना करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1 हो गया। 132x माइनस प्लस माइनस खत्म, तो केवल 1452 बटा x में एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 हो गया। इसमें आप तीरिया गुना कराइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452। इस 1452 की इधर भेजिए तो माइनस 1452 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका हमें गुणनखंड करना है, इस एक्स स्क्वायर इस 11x को हमने तोड़ा है प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में से हम x कॉमन लेने वाले हैं, तो x कॉमन ले तो इसमें x प्लस 44 बचा, इसमें से माइनस 33 कॉमन तो इसमें भी x प्लस 44 बचा। इस माइनस की इधर ध्यान दीजिए, माइनस की इधर भी x प्लस 44 इधर भी x प्लस 44, तो x प्लस 44 ही कॉमन ले लीजिए। इतना लिए तो इसमें बचा केवल x, इसमें बचा माइनस 33 इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल है और दोनों गुना में है, तो ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो इतना कीजिए तो ये माइनस 44 हो जाएगा और इसको कीजिए तो ये इधर आकर प्लस 33 हो जाएगा। नेक्स्ट का दो मान मिला, माइनस 44 एक 33 मिला। अब ध्यान दीजिए x को हमने क्या माना था, x को हमने रेलगाड़ी की औसत चाल और सवारी गाड़ी की औसत चाल माना था, यानी हमने चाल माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ x जो क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। जो रेलगाड़ी की चाल होती है हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। वही हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू माइनस 33, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यह x के बराबर नहीं होगा। x का फाइनली मान क्या आ जाएगा, प्लस 33 आ जाएगा। x का 33 मान मिल गया, तो वही हम लिखेंगे, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल हमने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितना है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितना मानते हैं, x प्लस 11 घंटा, तो x की जगह पर रखेंगे अब 33 और प्लस 11 घंटा बराबर 44 घंटा। ये हुआ इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का ये पार्ट 2 वाला प्रश्नावली 4.3 में जितने भी पार्ट 2 यानी 4 से लेकर कितने 9 नंबर तक प्रश्न था, आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अपने 100% इसमें देने का प्रयास किया था और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, यदि आपने आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रश्नावली का पीडीएफ आपको दिया जाए तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।